कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का द प्रेम सर के इस ऑफिशियल चैनल पर। आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीपीएससी 132 यानी कि भारतीय सरकार और राजनीति के मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। सो फ्रेंड्स, हमारे इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे ही पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके जो बार बार रिपीट हुए हैं, खास करके उन प्रश्नों को लिया गया है और जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन प्रश्नों को चूज़ किया गया है। अगर आप भी इग्नू के जून या दिसंबर 2026 एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपके लिए आज का ये सेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज कर लेते हैं, जिससे हमें एग्ज़ाम के पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति का दिसंबर 2025 का लेटेस्ट और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जिसके अंतर्गत हम लोग देख पा रहे हैं हमें टोटल समय जो है 3 घंटे मिल रहे हैं एंड अधिकतम अंक हैं 100, यानी कि हमें फुल मार्क्स 100 मिलते हैं। यहाँ बोला गया है किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर हमें 400 शब्दों में देने हैं एवं प्रत्येक खंड से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी कि आपको कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और वर्ड लिमिट आपकी क्या रहेगी, 400 वर्ड में रहेगी। ओके, एंड आपको भाग 1 और भाग 2 दोनों में कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करने ही होंगे, यानी कि आपको भाग 1 से भी 2 क्वेश्चन करने ही हैं और भाग 2 से भी 2 क्वेश्चन चूज़ करने ही हैं। ये आपका फिक्स है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपको टोटल 5 प्रश्न सॉल्व करने हैं, इसलिए आपके एक और ऐसे प्रश्न बचे जो आप या तो भाग 1 से भी कर सकते हैं या तो भाग 2 से भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, बट जो 2 क्वेश्चन दोनों में हैं वो भाग 1 और भाग 2 दोनों में फिक्स हैं, यानी कि कंपलसरी हैं। और आपको प्रत्येक प्रश्नों में जो अंक मिलेंगे वो 20 अंक मिलेंगे, यानी कि आप जितने भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 20 मार्क्स पर क्वेश्चन पे मिलेंगे, यानी हो गए टोटल 100 मार्क्स। तो अब हम लोग एक बार क्वेश्चंस को एनालाइज कर लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारा खंड 1, जिसमें है भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों की बदलती प्रकृति की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ठीक इसी प्रकार हम लोग आगे भी देखते हैं, भारत में संविधान के विकास को संक्षेप में समझाइए, मौलिक अधिकारों के महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब आप जैसा कि 5 में देख सकते हैं कि आपको बोला गया है निम्नलिखित में लगभग 200 शब्दों में प्रत्येक में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए, यानी कि आपको जो है इसमें 2 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, यानी क और ख दोनों को आपको दोनों के उत्तर देने हैं। कितने शब्दों में देने हैं, प्रत्येक के 200 शब्दों में देने हैं, यानी कि दोनों मिलाकर ये भी आपका कितना हो गया, 400 हो गया। तो अब आते हैं एक बार खंड 2 की ओर। खंड 2 में भी सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी इजी आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर। और हमें टोटल प्रश्नों की संख्या दी गई है 10, यानी कि हमें टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन हमें सॉल्व कितने करने हैं, ओनली 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति का अध्ययन मार्क्सवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है, समझाइए। तो इसके उत्तर को हम लोग देखें तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का सीधा कहना है कि अगर भारतीय राजनीति को समझना है तो हमें यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, जिसे आधार संरचना कहते हैं, और वर्ग संघर्ष को देखना होगा। यह पूरी सोच कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर टिकी है, जो मानते थे कि किसी भी देश की राजनीति और उसकी सोच को वहाँ का आर्थिक सिस्टम ही तय करता है।
अब हम लोग बात करेंगे समाज को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया, यानी कि समाज का विभाजन और हितों का टकराव। इस नज़रिए से भारत को देखने के लिए पूरे समाज को अलग अलग वर्गों जैसे कि पूंजीपति, मजदूर, किसान और भूमिहीन वर्ग में बांटकर देखा जाता है। इन वर्गों के बीच अपने अपने फ़ायदों को लेकर जो टकराव होता है वही हमारी राजनीति को चलाता है। जैसे हमारे देश में होने वाले श्रमिक आंदोलन, किसान आंदोलन और मजदूर संगठनों की गतिविधियां, यानी कि मजदूर संगठनों की एक्टिविटीज़ इसी वर्ग को साफ साफ दिखाती है। अब हम लोग बात करेंगे मार्क्सवादी दृष्टिकोण का असली चेहरा, यानी कि राज्य का असली चेहरा और जाति। यह दृष्टिकोण साफ मानता है कि राज्य यानी कि सरकार जो है कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है जो सबके लिए बराबर सोचे, बल्कि यह हमेशा शासक वर्ग यानी कि ताकतवर और अमीर लोगों के हितों का रक्षा करता है। हमारी कई सरकारी नीतियां और कानून इसी के साथ हैं, यानी कि हमारी कई नीतियां और कानून भी इसी प्रभावशाली वर्ग की तरफ झुके हुए हैं। इसके साथ ही भारत में जाति व्यवस्था भी आर्थिक असमानताओं को बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए यह दृष्टिकोण जाति और वर्ग के गहरे संबंध को बहुत ज़रूरी मानता है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को बनाने में सहायक रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अतः मार्क्सवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है जो वर्ग संघर्ष, आर्थिक असमानता और सत्ता के वितरण पर विशेष बल देता है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के निष्पादन में चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो अब इसके उत्तर को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार दोनों ही हमारे संविधान के बेहद ज़रूरी हिस्से हैं। जहां एक तरफ मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को कोर्ट के जरिए कानूनी सुरक्षा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है नीति निर्देशक तत्व सरकार को सत्ता और रास्ता दिखाते हैं कि देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य कैसे बनाना है। लेकिन इन दोनों को ही सही से ज़मीन पर लागू करने में कुछ चुनौतियां आती है। तो चलिए हम लोग सभी चुनौतियों को एक एक करके देखते हैं। तो हमारी सबसे पहली चुनौती है संसाधनों की कमी। तो पहली चुनौती के अंतर्गत यह है कि भारत एक विकासशील देश है, इसलिए नीति निर्देशक तत्व को पूरी तरह लागू करने के लिए जितने आर्थिक संसाधनों यानी कि पैसों की ज़रूरत है उनकी हमारे पास भारी कमी है। वही अगर हम लोग दूसरी चुनौती यानी कि कानून बाध्यता का अभाव को समझें तो इस चुनौती के अंतर्गत इन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, यानी इन्हें लागू न करने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। इसलिए सरकारें जो हैं अक्सर इन्हें अपनी प्राथमिकता में रखती है, यानी कि सरकारें क्या करती है, उन्हें अक्सर प्राथमिकता नहीं देती है। तो अब हम लोग बात करेंगे आपसी टकराव, असमानता और इच्छा शक्ति के बारे में, यानी कि हमारी तीसरी चुनौती जो कि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच टकराव की है। तो हमारी तीसरी चुनौती यह है कि कई बार राज्य की कल्याणकारी नीतियां जैसे कि भूमि सुधार नागरिकों के व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों से टकरा जाती है, जिससे दोनों में बैलेंस बनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब हमारा आता है चौथा चुनौती यानी कि सामाजिक और आर्थिक असमानता, यानी समाज में फैली भारी गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी है, जिसके कारण आम जनता तक मौलिक अधिकारों का असली फ़ायदा पहुंच ही नहीं पाता, यानी कि मौलिक अधिकारों का जो वास्तविक लाभ है सभी तक नहीं पहुंच पाता है।
और अगर हम लोग आखिरी बड़ी समस्या को देखें तो राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि जिसकी वजह से इन बेहतरीन प्रावधानों का असरदार क्रियान्वयन नहीं हो पाता। इन चुनौतियों के बावजूद राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राजनीति में जाति की भूमिका की समीक्षा कीजिए। राजनीति में जाति की भूमिका भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण और जटिल पहलू है, यानी कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उलझी हुई है। भारत जैसे बड़े समाज में जाति सिर्फ घर परिवार की पहचान नहीं है, बल्कि यह जो है लोगों के राजनीतिक व्यवहार और पार्टियों के फैसलों को भी तय करती है। सबसे पहले चुनावी राजनीति में जाति एक प्रमुख आधार बन जाती है, यानी कि चुनावी राजनीति में तो जाति सबसे बड़ा आधार बन जाती है। राजनीतिक दल हमेशा उम्मीदवारों को टिकट देते समय जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हैं और वोट जो है बैंक की राजनीति करते हैं, जिसमें कि चुनावों में जातीय ध्रुवीकरण यानी कि बंटवारा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? जातीय ध्रुवीकरण बढ़ जाता है, बंटवारा बढ़ जाता है। अब देखते हैं दूसरी ओर, यानी कि जाति ने राजनीतिक जागरूकता और प्रतिनिधित्व को भी बढ़ाया है, यानी कि जागरूकता और प्रतिनिधित्व का फायदा। लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि जाति की वजह से समाज के पिछड़े वर्गों और दलितों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। उन्होंने राजनीति के मंच का इस्तेमाल करके अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, जिससे समाज में सामाजिक न्याय को मजबूती मिली। और इस पूरे बदलाव में हमारी आरक्षण नीति ने एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि इस संदर्भ में किसने भूमिका निभाई है? आरक्षण नीति ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि इसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, यानी कि दोधारी तलवार का नकारात्मक रूप है। दूसरी तरफ इसके कुछ बहुत नुकसानदेह पहलू भी हैं, यानी कि यह हमारी राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि लोग अक्सर उम्मीदवार की योग्यता देखने के बजाय सिर्फ उसकी जाति देखकर वोट देने का फैसला करते हैं। इसमें समाज में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सामाजिक बिखराव को बढ़ावा मिलता है। तो आगे हम लोग देखें, अंततः यह कहा जा सकता है कि जाति भारतीय राजनीति में एक दो-धारी तलवार है, जो एक तरफ समानता और प्रतिनिधित्व दिखाती है, तो दूसरी तरफ समाज में विभाजन और संघर्ष को भी पैदा करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। भारत में कैबिनेट और संसद के बीच संबंधों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। भारत में कैबिनेट और संसद के बीच का जो संबंध है वो हमारे भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली पर टिका हुआ है। इस पूरे सिस्टम में कैबिनेट और संसद दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं और आपस में निर्भर भी हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, कैबिनेट का जन्म खुद संसद से ही होता है। हमारे प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं वो सब संसद के ही सदस्य यानी कि सांसद होते हैं, जिससे कि दोनों के बीच सीधा संबंध स्थापित होता है। दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो कैबिनेट जो है संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, यानी कि कैबिनेट को हमेशा संसद के प्रति जवाबदेह रहना पड़ता है। अगर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी की पूरी कैबिनेट को एक अपना इस्तीफा सौंपना पड़ जाता है। यही व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में जवाबदेही को पक्का करती है, यानी कि लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करती है। तीसरे व्यवहार में अगर हम लोग बात करें
तो कैबिनेट का संसद पर नियंत्रण भी देखा जाता है। यानी कि तीसरे के अंतर्गत हम लोग कैबिनेट का नियंत्रण और कानून प्रक्रिया को देखते हैं। लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो संसद पर कैबिनेट का एक मजबूत कंट्रोल भी दिखाई देता है। चूंकि सत्ता में बैठी सरकार के पास संसद में पूर्ण बहुमत होता है, इसलिए वो जो भी विधेयक यानी कि बिल लाती है वो आसानी से पास हो जाते हैं। इस वजह से कई बार ऐसा लगने लगता है कि संसद की भूमिका सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। यानी कि इस कारण क्या होता है, कभी कभी संसद की भूमिका औपचारिक प्रतीत होती है। चौथा है विधायी और कार्यपालिका के बीच समन्वय बना रहता है। यानी कि सीधा नियम यह है कि कैबिनेट नीतियां तय करती है और संसद उन्हें पास करके कानून का रूप देती है। हालांकि अगर हम लोग कुछ बात करें तो दल बदल पार्टी व्हिप और बहुमत के दबाव के कारण कभी कभी संसद की आज़ादी थोड़ी सीमित हो जाती है। अंततः कहा जा सकता है कि भारत में कैबिनेट और संसद के बीच संबंध सहयोग और नियंत्रण दोनों पर आधारित हैं, जो लोकतंत्र के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कांग्रेस प्रभुत्व युग की विशेषताओं और इसके पतन की व्याख्या कीजिए। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? कांग्रेस प्रभुत्व युग की विशेषताओं के बारे में। यानी कि 1952 से 1967 के बीच का टाइम। यह जो है भारतीय राजनीति का वो सुनहरा दौर था जब पूरे देश के राजनीतिक सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय कांग्रेस का एक छत्र राज था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नियंत्रण था। तो अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस प्रभुत्व युग की विशेषताओं के बारे में। तो चलिए इसे हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक दलीय प्रभुत्व। चुनावों में कांग्रेस को लगातार भारी बहुमत मिलता था और विपक्ष बहुत कमजोर था। दूसरा है समावेशी पार्टी प्रणाली। तो कांग्रेस में अलग अलग वर्गों, जातियों और हर क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधित्व मिला हुआ था, यानी कि यह सबको साथ लेकर चली थी। तीसरा है राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि आज़ादी की लड़ाई की जो विरासत थी उसकी वजह से जनता के मन में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा समर्थन और प्यार था। अब हम लोग देखते हैं चौथा को, यानी कि स्थिर सरकार और नीति निरंतरता। यानी कि देश में एक स्थिर सरकार थी जिससे विकास की बड़ी बड़ी योजनाओं को लगातार आगे बढ़ाने में मदद मिली। अब है पांचवी, यानी कि नेतृत्व की प्रभावशीलता। यानी कि ये जो था मजबूत नेतृत्व था। जवाहरलाल नेहरू जैसा प्रभावशाली और कद्दावर नेतृत्व था जिसने पार्टी को हमेशा एकजुट और मजबूत बनाए रखा। अब हम लोग देखेंगे कांग्रेस प्रभुत्व के पतन के कारण। यानी कि 1967 के बाद जो है यह दबदबा टूटने लगा था, जिसके 5 बड़े कारण थे। तो चलिए एक एक करके हम उन कारणों को देखते हैं। सबसे पहला और प्रमुख कारण है आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व का संघर्ष। यह जो थी पहली वजह थी। यानी कि पार्टी के अंदर नेताओं के बीच कुर्सी को लेकर आंतरिक गुटबाजी और नेतृत्व का संघर्ष शुरू हो गया था। वहीं दूसरा समस्या था आर्थिक समस्याएं। यानी कि देश में गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जैसी आर्थिक समस्याओं के बढ़ने से आम जनता में सरकार के प्रति असंतोष फैल गया था। अब आते हैं तीसरा रीज़न, यानी कि क्षेत्रीय दलों का उदय। तो इसमें राज्यों में नई क्षेत्रीय पार्टियों का जन्म हुआ था जिन्होंने कांग्रेस के एकाधिकार को सीधी चुनौती दी। तो बात करते हैं चौथा कारण,
यानी कि चौथा वजह इसका सबसे बड़ा झटका 1967 के आम चुनाव में लगा, जब कांग्रेस को कई राज्यों में हार का सामना करना पड़ गया था। कब? 1967 में। वहीं अगर हम लोग पांचवी वजह को देखें तो सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता थी, यानी कि समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने के कारण अब वोटर्स जो हैं कांग्रेस के अलावा दूसरे विकल्पों की तरफ आकर्षित होने लग गए थे। अतः कांग्रेस प्रभुत्व युग भारतीय राजनीति में स्थिरता, एकता का प्रतीक था, जब उसका पतन बहुदलीय लोकतंत्र के विकास और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। स्वतंत्रता पश्चात जेंडर आधारित आंदोलनों की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले बात करेंगे लैंगिक समानता और कानूनी अधिकारों की मांग के बारे में। यानी कि आज़ादी मिलने के बाद भारत में जितने भी जेंडर आधारित यानी कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक आंदोलन हुए, उन्होंने देश में सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने का काम किया। इन आंदोलनों की मुख्य विशेषताएं ये है कि सबसे पहली विशेषता समान अधिकारों की मांग है। यानी कि पहली बात, महिलाओं ने साफ मांग रखी कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, संपत्ति के अधिकार और राजनीति में पुरुषों के बिल्कुल बराबर अवसर मिलने चाहिए। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें तो इन आंदोलनों ने कानूनी और नीतिगत सुधारों पर बल दिया। यानी कि इन आंदोलनों ने केवल बातें नहीं की, बिल्कुल कानून और नीतिगत सुधारों पर पूरा जोर दिया। इन्हीं के प्रयासों की वजह से समाज में फैली कुप्रथा जैसे कि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और ये कार्यस्थल पर होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए और उन्हें लागू करवाया गया। अब आते हैं तीसरी विशेषता यानी कि सामाजिक जागरूकता का विस्तार। इन्होंने समाज की उस पुरानी पितृसत्तात्मक सोच यानी कि पुरुष प्रधान सोच के खिलाफ लोगों में चेतना जगाई और महिलाओं के अधिकारों के पक्ष में एक मजबूत जनमत तैयार किया। एवं चौथा बात था इन आंदोलनों की समावेशी और बहुआयामी प्रकृति। यानी कि इस आंदोलन का स्वरूप बहुत समावेशी और बहुआयामी था। इसमें सिर्फ शहरों को नहीं बल्कि गांवों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जिससे यह आंदोलन बहुत व्यापक बन गया। साथ ही कई स्वायत्त महिला संगठनों और एनजीओज ने भी संगठित होकर इन मुद्दों को मजबूती से उठाया और समाज में जो है लैंगिक न्याय की दिशा में बड़ा बदलाव लाने का प्रयास किया। यानी कि पांचवा कारण क्या रहा था कि स्वायत्त महिलाओं और संगठनों और एनजीओज की भूमिका जो है महत्वपूर्ण रही थी। एवं छठा में हम लोगों ने देखा कि आंदोलनों ने पितृसत्ता को चुनौती दी और समाज में क्या किया, लैंगिक न्याय की दिशा में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। अतः स्वतंत्रता पश्चात जेंडर आधारित आंदोलन भारतीय समाज में समानता, अधिकार और गरिमा स्थापित करने की दिशा में एक सशक्त माध्यम रहे हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। भारतीय राजनीति का अध्ययन गांधीवादी दृष्टिकोण से कैसे किया जा सकता है, समझाइए। गांधीवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति को समझने का मतलब है पूरी राजनीति को नैतिकता, सत्य और अहिंसा के तराजू पर तौलना। यह पूरा नजरिया महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित है, जिनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता या कुर्सी हासिल करने का कोई खेल नहीं है, बल्कि यह तो जन सेवा करने और समाज के नैतिक उत्थान का एक पवित्र माध्यम होनी चाहिए। गांधीवादी दृष्टिकोण में सत्य और अहिंसा को राजनीति के सबसे ऊपर बुनियादी सिद्धांत माना गया है। गांधी जी का साफ कहना था कि हमारे राजनीतिक संघर्ष का तरीका हमेशा शांतिपूर्ण और नैतिक होना चाहिए और इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने सत्याग्रह और
अहिंसक आंदोलन के मजबूत साधन दुनिया को दिए। इस दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति को समझने के लिए ग्राम स्वराज की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी दिल्ली में बैठी एक मजबूत सरकार के बजाय विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली के समर्थक थे, जहां देश के गांवों को पूरी तरह आत्मनिर्भर और स्वशासी यानी कि खुद का शासन चलाने वाला बनाया जाए। इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें तो गांधीवादी विचारधारा यानी कि सर्वोदय, सबका कल्याण और ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों पर भी आधारित है। यानी कि इसके साथ ही यह पूरी विचारधारा यानी कि सर्वोदय, जिसका अर्थ होता है समाज के हर एक व्यक्ति का कल्याण, और ट्रस्टीशिप, इसका मीनिंग होता है न्यासधारिता। तो पूरी जो विचारधारा है वह सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चलती है, जिसके अनुसार अमीर वर्ग को अपनी संपत्ति का उपयोग केवल खुद के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के हित में करना चाहिए। अतः गांधीवादी दृष्टिकोण भारतीय राजनीति को नैतिकता, जनहित, विकेंद्रीकरण और अहिंसा के आधार पर समझने का एक आदर्श और मानवीय तरीका प्रस्तुत करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशों के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। यह दोनों हमारे संविधान के बेहद जरूरी हिस्से हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और काम करने का उद्देश्य एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं, तो चलिए उनको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीयता यानी कि जस्टिसिएबल। मौलिक अधिकार पूरी तरह से न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे अदालत यानी कि कोर्ट की शरण ले सकता है। इसके ठीक उल्टे नीति निर्देशक तत्व जो है अपरिवर्तनीय यानी कि नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी अगर सरकार इन्हें लागू ना भी करे तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य हर एक नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उसके निजी अधिकारों की रक्षा करना है, जैसे कानून के सामने समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसके ठीक विपरीत नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य काम राज्य सरकार को गाइड करना है ताकि वह देश के विकास के लिए लोक कल्याणकारी नीतियां बना सके। मौलिक अधिकार मुख्यतः नागरिकों को राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्रदान करने से संबंधित है, जबकि हमारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं पूरे समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने पर विशेष बल देते हैं। हालांकि यह दोनों मिलकर हमारे संविधान के असली आदर्शों को पूरा करते हैं। अंततः हम कह सकते हैं दोनों मिलकर संविधान के आदर्शों को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्यों के महत्व की चर्चा कीजिए। मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नागरिकों के प्रति तय किए गए वो नैतिक दायित्व यानी कि फर्ज हैं जिन्हें साल 1976 में साल 1976 में 1976 में संविधान में जोड़ा गया था। इनका सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि अधिकारों का आनंद लेने के साथ साथ नागरिकों के भीतर अपने देश के प्रति एक राष्ट्रीय भावना और जिम्मेदारी का एहसास विकसित हो। इनका पहला महत्व यह है कि यह जो है कर्तव्य यानी कि यह कर्तव्यों का बहुत बड़ा और पहला महत्व है। हर नागरिक को हमारे संविधान राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगे और राष्ट्रीय गान का दिल से सम्मान करना सिखाते हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरा कारण देखें, ये देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसे मजबूत करने का काम करते हैं। एवं तीसरा आता है ये कर्तव्य नागरिकों को पर्यावरण के संरक्षण जैसे कि पेड़ पौधों, नदियों की रक्षा
एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने के प्रति जागरूक बनाते हैं। भले ही ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी कि इन्हें न मानने पर तुरंत जेल नहीं होती, फिर भी ये समाज में नागरिकों के आचरण को एक सही और अनुशासित दिशा देते हैं ताकि वे एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बन सके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का विश्लेषण कीजिए। कांग्रेस व्यवस्था के टूटने का सीधा मतलब यह है कि भारतीय राजनीति के मंच पर लंबे समय से चले आ रहे कांग्रेस पार्टी के एक छत्र प्रभुत्व का अंत हो गया। यह पूरी प्रक्रिया विशेष रूप से साल 1967 यानी कि 1976 के आम चुनाव के नतीजों के बाद देश के सामने खुलकर आई। इस व्यवस्था के टूटने के पीछे कई बड़े कारण जिम्मेदार थे, जिसमें कि सबसे पहला कारण था आंतरिक गुटबाजी। यानी कि पहला कारण यह था कि पार्टी के भीतर अलग अलग गुटों और नेताओं के बीच पावर यानी कि कुर्सी को लेकर आंतरिक गुटबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे पूरे संगठन को अंदर से कमज़ोर कर दिया। दूसरा कारण यह था कि जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद पार्टी के पास एक ऐसे मजबूत और सर्व स्वीकार्य नेतृत्व का भारी अभाव हो गया जो सबको एक साथ बांध कर रख सके। वहीं अगर हम लोग तीसरा कारण की बात करें तो देश की आर्थिक बदहाली थी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी की वजह से आम जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी असंतोष पैदा हो गया, जिससे पार्टी का पुराना जनाधार खिसक गया। अब बात करते हैं हम लोग चौथे कारण के बारे में। तो चौथा बड़ा कारण था राज्यों में नई क्षेत्रीय पार्टियों का तेजी से उदय होना, जिन्होंने कांग्रेस के एकाधिकार को सीधी टक्कर दी और राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बननी शुरू हो गई। इसके साथ ही साल 1969 में कांग्रेस पार्टी का खुद दो हिस्सों में विभाजित हो जाना इसकी सबसे आखिरी और बड़ी वजह बना, जिससे इस पूरी पुरानी व्यवस्था को तोड़कर रख दिया और देश में एक कॉम्पिटिटिव बहुदलीय प्रणाली की शुरुआत की। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। स्वतंत्रता पश्चात श्रमिक आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को समझते हैं। आज़ादी मिलने के बाद भारत के श्रमिक यानी कि मजदूर आंदोलनों ने मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने और देश में आर्थिक सुधार कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। चलिए एक एक करके इनकी विशेषताओं को देखते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता है संगठित स्वरूप। पहली विशेषता के अंतर्गत हम लोग देखें, आज़ादी के बाद मजदूरों ने अकेले लड़ने के बजाय ट्रेड यूनियनों के माध्यम से खुद को एक मजबूत संगठित रूप दे दिया और अपने अधिकारों के लिए सामूहिक संघर्ष शुरू किया। एवं दूसरी विशेषता यह है कि श्रमिक आंदोलनों का देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। कई बड़ी ट्रेड यूनियनों ने किसी न किसी पार्टी से संबंध रखी है, जिससे आंदोलनों को राजनीतिक ताकत तो मिली, लेकिन कभी कभी इस निर्भरता की वजह से यूनियनों को अपनी खुद की आज़ादी थोड़ी कम भी हो गई थी। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी विशेषता के बारे में। तो तीसरी विशेषता यह है कि इन आंदोलनों का पूरा जोर हमेशा अपनी आर्थिक मांगों पर रहा है, जैसे श्रमिकों के लिए बेहतर वेतन यानी कि सैलरी, काम करने की उचित और सुरक्षित परिस्थितियां एवं नौकरी की पक्की सुरक्षा और पीएफ पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की मांगे। अब देखते हैं चौथी विशेषता को। तो चौथी बात, अपनी इन मांगों को सरकार और मालिकों से मनवाने के लिए इन आंदोलनों में हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों जैसे साधनों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया।
वहीं अगर हम लोग पांचवी विशेषता की बात करें तो पांचवी बात, समय के साथ साथ इन आंदोलनों का दायरा और बढ़ गया, जिसमें अब असंगठित क्षेत्र के मजदूर, महिला श्रमिक और ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मजदूर भी शामिल होने लग गए। हालांकि 1991 का बात करें, वैश्वीकरण और उदारीकरण, इन दोनों के दौर के बाद इन श्रमिकों आंदोलनों के सामने रोजगार की अस्थिरता और निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन जैसी नई और कड़वी चुनौतियां भी आकर खड़ी हो गई। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। भारतीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोणों के बीच अंतर पर प्रकाश डालिए। भारतीय राजनीति को समझने के लिए ये दोनों दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, लेकिन मूल सिद्धांतों और सोचने के जरिए में बहुत ही साफ अंतर दिखाई देता है और इन अंतरों को हम 4 मुख्य बिंदुओं के तहत समझेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला बिंदु है व्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम वर्ग संघर्ष, यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता, उसके अधिकारों और सबको मिलने वाले समान अवसरों पर सबसे ज़्यादा बल देता है। यह मानता है कि लोकतंत्र, नियमित चुनाव और कानून के शासन के जरिए समाज में एक अच्छा बैलेंस बनाया रखा जा सकता है। इसके ठीक विपरीत मार्क्सवादी दृष्टिकोण पूरी तरह से कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है। किस पर आधारित है? कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण पर, जो व्यक्ति के बजाय आर्थिक संरचना और समाज में चल रहे वर्ग संघर्ष यानी कि अमीर और गरीब की जंग को ही राजनीति का असली आधार मानता है। इसके अनुसार जो भी शोषण या फिर असमानता है, उसकी असली वजह यह पूंजीवादी व्यवस्था ही है। दूसरा बड़ा कारण को हम लोग देखें तो हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है अंतर सरकार या राज्य को देखने के नज़रिया, यानी कि उदारवादी दृष्टिकोण मानता है कि राज्य एक बिल्कुल निष्पक्ष संस्था है जो समाज के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में काम करती है, जबकि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का साफ कहना है कि राज्य कोई निष्पक्ष संस्था नहीं है, बल्कि यह तो केवल शासन करने वाले अमीर वर्ग का हथियार यानी कि उपकरण है, जिसका इस्तेमाल जो है गरीबों का शोषण करने के लिए किया जाता है। वहीं तीसरा अंतर समाज में बदलाव लाने के तरीकों को लेकर है। उदारवाद हमेशा धीरे धीरे होने वाले कानूनी सुधारों और क्रमिक परिवर्तन में विश्वास रखता है, जबकि मार्क्सवाद सीधे एक बड़ी क्रांतिकारी तब्दीली के जरिए इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करके एक वर्गहीन समाज की स्थापना की बात करता है। वहीं अगर हम लोग चौथा विशेषता की बात करें तो चौथा अंतर यह है कि जहां उदारवादी दृष्टिकोण पूरी तरह से व्यक्ति केंद्रित होता है, वहीं मार्क्सवादी दृष्टिकोण हमेशा समूह और वर्ग केंद्रित होता है। अंततः हम कह सकते हैं कि दोनों दृष्टिकोण एक तरफ उदारवाद स्वतंत्रता और लोकतंत्र पर जोर देता है, तो दूसरी तरफ मार्क्सवाद और आर्थिक समानता और वर्ग संघर्ष पर विशेष ध्यान देता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के उदारवादी दृष्टिकोण की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उदारवादी दृष्टिकोण एक बहुत ही बुनियादी, महत्वपूर्ण और पारंपरिक पद्धति मानी जाती है। इस नज़रिए से देखें तो एक पूरा का पूरा फोकस राज्य, हमारे संविधान, देश की बड़ी संस्थाओं और नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों पर होता है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से हमारे संवैधानिक ढांचे, कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के काम करने के तरीकों की गहराई से विश्लेषण करता है। यह दृष्टिकोण राजनीति को एक बहुत ही नियमबद्ध और
तर्कसंगत प्रक्रिया के रूप में देखता है, जहां समाज के सारे बड़े फैसले संवैधानिक नियमों और प्रावधानों की तहत ही लिए जाते हैं। यह लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता के विभाजन और जांच व संतुलन, ताकि कोई अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करे, ये जो है बेहद जरूरी मानता है। हालांकि इस दृष्टिकोण की एक बड़ी आलोचना भी की जाती है। आलोचकों का कहना है कि यह नज़रिया सिर्फ किताबी और संवैधानिक बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है और ज़मीन पर मौजूद भारी सामाजिक आर्थिक असमानताओं, वर्ग संघर्ष और कड़वी हकीकतों को पर्याप्त महत्व नहीं देता। फिर भी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का बेस समझने के लिए यह बहुत उपयोगी दृष्टिकोण है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। हमारा भारतीय संविधान पूरे विश्व के सबसे विस्तृत यानी कि बड़े और समय के साथ विकसित होने वाले संविधानों में से एक माना जाता है। इसकी जो है प्रमुख 8 और मूल विशेषताएं होती है। तो चलिए एक एक करके सभी को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। भारत का संविधान पूरी तरह से कागजों पर लिखित रूप से मौजूद है, लेकिन इसमें शासन को चलाने वाले सभी अंगों, नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों का बहुत ही विस्तार से और बारीकी से वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं संघात्मक व्यवस्था की, यानी कि फेडरल सिस्टम की। हमारे संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा किया गया है। हालांकि देश के एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ एकात्मक यानी कि यूनिटरी तत्व भी शामिल किए गए हैं, जो केंद्र को मजबूत बनाते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत ने ब्रिटेन के मॉडल की तरह संसदीय प्रणाली को अपनाया है। इस व्यवस्था में देश की जो वास्तविक कार्यपालिका यानी कि काम करने वाली असली शक्ति होती है, वो हमारे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद यानी कि कैबिनेट होती है। अब आता है मौलिक अधिकार। देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के अपनी स्वतंत्रता, समानता और न्याय पक्का करने के लिए संविधान द्वारा मजबूत मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये वो खास दिशा निर्देश हैं जो हमारी सरकारों को समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने वाली कल्याणकारी नीतियां बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन देते हैं। अब है धर्मनिरपेक्षता। भारतीय राज्य का अपना कोई विशेष सरकारी धर्म नहीं है। हमारा राज्य सभी धर्मों के प्रति बिल्कुल समान व्यवहार करता है और कानून की नज़र में सब बराबर है। उसके बाद आता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देश के कोर्ट सिस्टम यानी कि न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा गया है, ताकि सरकार या कोई भी नेता इसके काम में दखल ना दे सके और यह संविधान की सही ढंग से रक्षा कर सके। उसके बाद है एकल नागरिकता। पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए केवल एक ही नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी हम सब सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी अलग राज्य के नहीं। इन सभी मजबूत विशेषताओं की वजह से ही हमारा संविधान देश में एक बेहद लोकतांत्रिक, समावेशी और संतुलित शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में निहित मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर को देखते हैं। भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स नागरिकों की व्यक्तिगत आज़ादी, समानता और उनके सम्मान यानी कि गरिमा की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र की आधारशिला माने जाते हैं। इनकी मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। जैसे कि संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार,
ये कोई मामूली अधिकार नहीं है, बल्कि इन्हें संविधान के भाग 3 में विशेष जगह दी गई है, जो देश के नागरिकों के मूल अधिकारों को पक्की सुरक्षा देने की गारंटी देते हैं। उसके बाद आता है न्यायालय द्वारा संरक्षण, यानी कि यह इनकी सबसे बड़ी खूबी है कि यदि सरकार या कोई भी संस्था किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह नागरिक सीधे हाई कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इसे संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। उसके बाद है समानता का सिद्धांत एवं स्वतंत्रता की गारंटी। हम दोनों को एक साथ देखते हैं। ये अधिकार देश में सभी नागरिकों को कानून के सामने बिल्कुल एक बराबर खड़े होने की शक्ति यानी कि समानता और आगे बढ़ने के अवसर देते हैं। साथ ही यह कि नागरिकों को अपनी बात रखने यानी कि अभिव्यक्ति, विचार करने और कोई भी धर्म मानने और देश में कहीं भी आने जाने की पूरी आज़ादी की गारंटी देते हैं। अब देखते हैं सीमित प्रकृति यानी कि उचित प्रतिबंध। यह बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि ये अधिकार पूरी तरह से असीमित यानी कि पूर्ण नहीं है। देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर और समाज की नैतिकता को बचाए रखने के लिए राज्य यानी कि सरकार जो है इन अधिकारों पर कुछ जायज़ और उचित प्रतिबंध लगा सकती है। अब बात करते हैं हम लोग नकारात्मक और सकारात्मक रूप के ऊपर। इनमें से कुछ अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि वे राज्य को नागरिकों के मामले में मनमानी दखल अंदाजी करने से रोकते हैं, जैसे कि आज़ादी का अधिकार। जबकि कुछ अधिकार सकारात्मक हैं जो राज्य को कमज़ोर वर्गों के लिए कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इनमें से अधिकांश अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ बुनियादी अधिकार जैसे कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दुनिया के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। भारत में लिंग आधारित आंदोलनों की प्रकृति और प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। भारत में जितने भी लिंग आधारित आंदोलन हुए हैं उनका एकमात्र मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं और अन्य जेंडर समूहों के साथ होने वाले पुराने भेदभाव, असमानता और हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संघर्ष खड़ा करना रहा है। इसकी प्रकृति और समाज पर पड़े असर को हम इस तरह समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सही से समझते हैं इनकी प्रकृति को। सबसे पहला है समानता और अधिकारों पर केंद्रित, यानी कि समानता और अधिकारों पर फोकस। ये आंदोलन महिलाओं के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि सीधे तौर पर शिक्षा, अच्छी नौकरी, संपत्ति में मलिकाना हक और राजनीति की मुख्य धारा में पुरुषों के बिल्कुल बराबर हिस्सेदारी की मांग करते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक सुधारवादी स्वरूप। इनका पूरा ध्यान समाज में सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ लोगों के बीच लगातार जागरूकता फैलाने पर रहा है। उसके बाद है विविध और बहुआयामी, यानी कि विविध और समावेशी स्वरूप। इन आंदोलनों में किसी एक वर्ग की महिला नहीं है। इसमें ग्रामीण, शहरी, दलित, आदिवासी और मध्यम वर्गीय महिलाओं की अपनी अलग अलग जमीनी समस्याओं को एक साथ शामिल किया गया है। अब आता है संगठित और असंगठित दोनों रूप। तो इनमें से कुछ आंदोलन बड़े बड़े संगठनों और स्थापित एनजीओज द्वारा योजना के साथ बनाए और चलाए जाते थे। तो कई बार महिलाओं के साथ हुई कई नाइंसाफ़ी के खिलाफ यह एक
स्वतः स्फूर्त यानी कि अपने आप उठने वाले जन आंदोलन का भी रूप लेते हैं। साथ ही यह पूरी तरह नारीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं, जो समाज के पुराने पुरुष प्रधान यानी कि पितृसत्तात्मक ढांचे को सीधी सीधी चुनौती देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बड़े और कानूनी सुधार। तो इन आंदोलनों का सबसे ठोस नतीजा यह निकला कि सरकार को झुकना पड़ा और देश में दहेज निषेध कानून, घरेलू हिंसा और महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के खिलाफ बेहद सख्त कानून बनाने पड़े। तो अब आता है जागरूकता और सोच में बदलाव, यानी कि जागरूकता में वृद्धि। समाज के भीतर महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता को लेकर लोगों की सोच और दृष्टिकोण में धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आने लगा। अब देखते हैं सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी। महिलाओं के भीतर अपने अधिकारों को लेकर आत्मविश्वास और सजगता बहुत बढ़ी है और साथ ही राजनीति के मंच पर उनकी भागीदारी और प्रतिनिधित्व में लगातार जो है इजाफा हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में श्रमिक और किसान आंदोलनों पर उदारीकरण के प्रभाव की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो अब इसके उत्तर को हम लोग समझे तो साल 1991 यानी कि 1991 के बाद जब भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों को बदला और उदारीकरण को अपनाया, तो उसके बाद से देश के मजदूर और किसान आंदोलनों के मुद्दों, उनकी रणनीतियों और उनके पूरे स्वरूप में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला। इसके दोनों पक्षों पर पड़े असर को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रमिक आंदोलनों पर प्रभाव। उदारीकरण की नीति आने के बाद देश में निजीकरण और वैश्वीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। इसका सबसे सीधा और बुरा असर यह पड़ा कि फैक्ट्रियों और कंपनियों में पुरानी स्थायी यानी कि परमानेंट नौकरियां बहुत कम होने लगी और उसकी जगह जो है ठेका प्रथा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का चलन तेजी से बढ़ गया। इस व्यवस्था ने मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया, जिसके कारण पुरानी ताकतवर ट्रेड यूनियनों की शक्ति और उनका होल्ड धीरे धीरे घटने लगा। अब मजदूर आंदोलन पहले की तरह बड़े बड़े औद्योगिक शहरों में कारखाने बंद करने वाली हड़तालों के बजाय बहुत छोटे, बिखरे हुए और क्षेत्रीय स्तर पर सिमट कर रह गए हैं। आज के समय में उनके आंदोलनों के मुख्य मुद्दे केवल अपना न्यूनतम वेतन बचाना, नौकरी की सुरक्षा और बुनियादी श्रम अधिकारों की रक्षा करना ही बनकर रह गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसान आंदोलनों पर प्रभाव। खेती किसानी के क्षेत्र में उदारीकरण आने की वजह से बाजार आधारित नीतियां लागू हुई और भारतीय कृषि को वैश्विक कंपटीशन यानी कि दुनिया भर के बाजारों के सामने खड़ा कर दिया, जिससे खेती में लगने वाली लागत यानी कि खाद, बिजली, बीज बहुत महंगी हो गई और किसानों की समस्याएं कई गुना बढ़ गई। इस नए संकट की वजह से किसानों के बीच भारी कर्ज, फसलों का सही दाम न मिलना और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की गारंटी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन पहले से ही कहीं ज़्यादा तेज और आक्रामक हो गए। आज के किसान आंदोलन पहले की तुलना में कहीं अधिक संगठित और व्यापक रूप ले चुके थे, जहां अलग अलग राज्यों के किसान संगठन एक साथ मिलकर सीधे केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर बड़े धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे समग्र प्रभाव को, यानी कि टोटल निचोड़। उदारीकरण ने इन दोनों बड़े आंदोलनों की पूरी प्रकृति को ही बदल दिया। अब ये आंदोलन किसी राजनीतिक विचारधारा के बजाय पूरी तरह अपने जीवन यापन यानी कि आर्थिक अस्तित्व और सीधे पेट से जुड़े
प्रश्नों पर केंद्रित हो गए, जहां धरने, चक्का जाम और राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शन इनके नए मुख्य हथियार बन चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता पर बहस में मुख्य तर्क क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं पश्चिमी मॉडल से बिल्कुल अलग। तो हम लोग देखें, भारत में धर्मनिरपेक्षता को लेकर बहुत लंबे समय से एक बहुत बड़ी बहस चल रही और इसके पक्ष और विपक्ष में कई महत्वपूर्ण तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता की सोच पश्चिमी देशों के मॉडल से बिल्कुल जुदा है, जहां पश्चिम में राज्य सरकार और धर्म के बीच एक मुकम्मल अलगाव यानी कि दीवार होता है। वहीं भारत में सर्वधर्म यानी कि समभाव का सिद्धांत अपनाया जाता है, जिसका मतलब है कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। किसको मनाया जाता है? सर्वधर्म समभाव को। अब हम लोग देखते हैं इसके पहले तर्क को। तो इस बहस का पहला और मुख्य तर्क यह है कि भारत एक बेहद बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक समाज है, इसलिए यहाँ देश की एकता और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत रखने के लिए राज्य का सभी धर्मों के प्रति एक जैसा व्यवहार रखना बेहद जरूरी है। एवं दूसरा तर्क यह है कि भारतीय राज्य समान दूरी बनाए रखने के बजाय समान सम्मान देने की नीति पर चलता है, इसलिए हमारे यहाँ सरकार जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में सुधार करने के लिए हस्तक्षेप भी कर सकती है, जैसे समाज सुधार के लिए सती प्रथा का खात्मा करना, दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाना या फिर 3 तलाक जैसे मामलों पर कानून बनाना इसके बड़े उदाहरण हैं। वहीं अब हम लोग तीसरे तर्क की बात करें तो इस बहस का तीसरा पहलू काफ़ी आलोचनात्मक है। आलोचकों का बहुत मजबूत तर्क है कि व्यवहार में हमारे यहाँ जो है धर्मनिरपेक्षता का इस्तेमाल केवल राजनीतिक दलों द्वारा वोट बैंक बनाने और विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए किया गया है, जिसकी वजह से बहुसंख्यक समुदाय के भीतर एक बड़ा असंतोष पैदा हुआ है। तो अब बात करते हैं हम लोग चौथा तर्क के बारे में। तो चौथा तर्क यह है कि आज की राजनीति में चुनाव जीतने और फायदा उठाने के लिए धर्म और राजनीति का जो खतरनाक मिश्रण किया जाता है, वह असली धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को अंदर से खोखला कर रहा है। इसलिए भारत में धर्मनिरपेक्षता हमेशा एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की प्रक्रिया रही है, जहां धार्मिक आज़ादी और सामाजिक न्याय दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें संक्षिप्त टिप्पणियों वाले सवाल देखने हैं। तो संक्षिप्त टिप्पणियां के अंतर्गत हमारा पहला सवाल है, आर्थिक उदारीकरण तथा श्रमिक और किसान आंदोलन। तो इसके उत्तर को समझें। 1991 के उदारीकरण के बाद निजीकरण और कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम यानी कि ठेका प्रथा बढ़ा, जिससे नौकरी की सुरक्षा छिन गई और ट्रेड यूनियनों की ताकत कमजोर पड़ गई। एवं खेती की लागत बढ़ने और वैश्विक कंपटीशन के कारण किसानों पर कर्ज बढ़ा, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP और सही दामों के लिए किसान आंदोलन और ज़्यादा आक्रामक व संगठित हो गए। इसके बाद हमारा दूसरा संक्षिप्त टिप्पणियों वाला सवाल है, धर्मनिरपेक्षता विरोधी यानी कि एंटी सेक्युलरिज्म। यह दृष्टिकोण राज्य और धर्म के अलगाव या सभी धर्मों को समान सम्मान देने के सिद्धांत का सीधा विरोध करता है। इसके समर्थक जो हैं मानते थे कि धर्म को राजनीति में मुख्य स्थान मिलना चाहिए। भारत में यह अक्सर बहुसंख्यवाद या सांप्रदायिक राजनीति के रूप में दिखता है, जो सामाजिक विभाजन को क्या करता है? बढ़ाता है। अब है सांप्रदायिकता और मीडिया। मीडिया समाज में सूचना का प्रमुख स्रोत है, जो शांति और भाईचारा बढ़ा सकता है।
लेकिन आज टीआरपी और पक्षतापूर्ण रिपोर्टिंग के सांप्रदायिक भावनाएं भड़कती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव और फेक न्यूज यानी कि सनसनीखेज प्रस्तुति ने इस समस्या को और ज़्यादा गंभीर और खतरनाक बना दिया है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति के लिए उदार दृष्टिकोण के बदलते दायरे। शुरुआत में यह दृष्टिकोण सिर्फ किताबी और संवैधानिक ढांचों जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों और संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित था, लेकिन बदलते सामाजिक माहौल में अब इसका दायरा व्यापक हो गया, जिसमें सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, अल्पसंख्यक अधिकार और समावेशी विकास जैसे बड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जनजातियां और राजनीतिक आंदोलन। भारत के आदिवासियों ने हमेशा अपनी जमीन, जंगल, जल की रक्षा, वन संसाधनों पर कंट्रोल और विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन के खिलाफ आंदोलन किए हैं। औपनिवेशिक काल से लेकर आज तक चले इसी मजबूत जनजातीय संघर्ष और आंदोलनों की बदौलत ही झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्य का गठन हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर आधारित आंदोलनों का प्रभाव को देखते हैं। इन आंदोलनों के कारण घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ देश में बेहद कड़े और सख्त कानून बने। इन्होंने समाज की पुरानी पुरुष प्रधान यानी कि पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दी, महिलाओं व LGBTQ समुदाय को पहचान दिलाई और शिक्षा व रोजगार में उनकी भागीदारी को भी बढ़ाया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची। यह विशेष प्रावधान उत्तर पूर्व भारत के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए हैं। इसके तहत स्वायत्त जिला परिषद बनती है, जिन्हें अपनी जमीन, जंगल, स्थानीय टैक्स और सामाजिक रीति रिवाजों पर खुद कानून बनाने और स्वशासन करने का अधिकार मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां संवैधानिक संशोधन। 1992 यानी कि 1992 के इस ऐतिहासिक संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया, ताकि ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जा सके। इसके तहत 3 स्तरीय पंचायतें बनी, नियमित चुनाव जरूरी हुए और सबसे बड़ी बात, महिलाओं, SC व ST के लिए सीटें आरक्षित की गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। उनके पास PM की नियुक्ति करने यानी कि कार्यपालिका, संसद का सत्र बुलाने व बिल पर साइन करने, विधायी दया यानी कि याचिका पर फांसी की सज़ा माफ़ करने और देश पर संकट आने पर आपातकाल लगाने की सर्वोच्च शक्तियाँ हैं। किनके पास? देश के राष्ट्रपति के पास। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो 3 स्तरों सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय पर एकीकृत रूप से काम करती है। इसके पास न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिकल रिव्यू की पावर है, जिससे यह संविधान की रक्षा करती है और सरकार द्वारा बने किसी भी असंवैधानिक कानून को तुरंत क्या करती है? रद्द कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बहुदलीय प्रणाली। भारत की भारी विविधता और सामाजिक भाषाई हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, जहाँ राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय दल भी एक्टिव हैं। इससे क्या होता है? वोटर्स को ज़्यादा विकल्प मिलते हैं और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलता है, भले ही कभी कभी गठबंधन सरकारों से थोड़ी राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता।
यह एक ऐसी नकारात्मक प्रवृत्ति है जिसमें राजनीतिक लाभ और वोट बैंक के लिए धर्म के नाम पर समाज में विभाजन, आपसी अविश्वास और संघर्ष पैदा किया जाता है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है, जिससे निपटाने का एकमात्र तरीका सच्ची धर्मनिरपेक्षता, सही शिक्षा और आपसी जागरूकता बढ़ाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाए गए बीपीएससी 132 भारतीय सरकार और राजनीति के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मेरा मेन पर्पस था आप सभी को इस नोट्स को समझाना। इसके बाद अगर आप इस नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप वहां मैसेज करके इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेनू से रिलेटेड कोई सा भी डाउट हो तो आप जो हैं प्रेम सर के इस इंस्टा आईडी पे मैसेज करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहे। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।